प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल की बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का अपवाह तंत्र, ये चल रहा था। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे आंतरिक जल प्रवाह। आंतरिक जल प्रवाह में हमने नदियों की बात कर ली थी, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे थे झीलों की, और झीलों के अंतर्गत हम देख रहे थे खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। दो हम डिवाइडेशन किया था हमने। खारे पानी की झीलों में हमने बात की थी, सांबर के बारे में बात किया था। सांबर झील जयपुर, अजमेर और नागौर क्षेत्र में। और इस सांबर झील में जो लवणीय तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड का। और देश का लगभग 8% नमक का जो उत्पादन है वो किस झील से होता है? सांबर झील से माना जाता है। किस प्रकार से यहाँ पर लवणीय तत्व आए इसकी भी हमने बात की थी। आप देख रहे हैं हम कि एक झील और आती हैं खारे पानी में, डीडवाना झील। डीडवाना झील की बात करेंगे तो डीडवाना झील राजस्थान के नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से जिले में? नागौर जिले में। और इस नागौर क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो इसका जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 4 किलोमीटर लंबाई में, और चौड़ाई पाई जाती है इसकी 6 किलोमीटर, ठीक है। अब इस डीडवाना झील में जो लवणीय तत्व हैं वो लवणीय तत्व मिलते तो हैं, लेकिन हमने बात की थी कि सोडियम क्लोराइड, ये तत्व नमक बनाने के काम में आता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड के द्वारा जो नमक बना है ये खाने योग्य होता है। लेकिन इस डीडवाना झील में क्या है? इस क्लोराइड की जगह कौन सा लवणीय तत्व पाया जाता है? सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट। नमक तो इससे भी बनता है, लेकिन ये खाने के लिए अयोग्य होता है। खाने के लिए अयोग्य होता है। ये जो डीडवाना झील है, इस झील की जो उत्पत्ति से संबंधित बात करेंगे तो जहाँ पर ये व्यवस्थित है वहाँ की चट्टानों में क्लोराइड की अधिकता नहीं पाई जाती है, बल्कि किसकी अधिकता पाई जाती है? सल्फेट की अधिकता पाई जाती है। और इससे जब नमक का उत्पादन होता है तो वो नमक खाने के अयोग्य होता है, क्योंकि हमें नमक हेतु क्लोराइड की आवश्यकता होती है जो खाने के लिए काम में लिया जाता है। इस नमक को अन्य कार्यों में उपयोग लेने के लिए अन्य देश विदेश में क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये था डीडवाना झील के संबंध में। अब एक झील और आती हैं, कौन सी हैं? पचपदरा। दूसरी झील की बात करेंगे, ये भी खारे पानी की झील है। सांबर झील, डीडवाना झील और पचपदरा। पचपदरा झील की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार पाया जाता है राजस्थान में, वो किस जिले में पाया जाता है? बाड़मेर जिले में पाया जाता है। आप एक काम जरूर करना कि जो झील मैं बता रहा हूँ उससे संबंधित जिलों को पहले एक सारणी के माध्यम से याद करना है, उसके बाद में उसका डिस्क्राइब रूप आपको याद करना है। अब देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई, लगभग किसके समान है? ये डीडवाना झील के ही समान है। अब देखिए, इसमें जो लवणीय तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, खारे पानी की झील है, ओबेसली क्या मिलेंगे? लवणीय तत्व मिलेंगे। इन लवणीय तत्वों का जो आधार था, देखिए यहाँ हम देख रहे थे इनकी, जहाँ पर ये व्यवस्थित हैं वहाँ के चट्टान में लवणीय तत्व थे। तो इसमें लवणीय तत्व कहाँ से आए? नदियों के द्वारा आए। यहाँ पर पचपदरा झील में छोटी छोटी नदियाँ आकर विसर्जित होती थी, जिसके कारण वो क्या है? लवणीय तत्व साथ में लाती थी। और ये नित्यवाही जो नदियाँ थी, इन नदियों के द्वारा ही इस पचपदरा झील में लवणीय तत्व दिखाई दे रही हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो पचपदरा झील के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में जल तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन शेष जो लवण है वो लवण परत के रूप में दिखाई देती। भूमि पर परत के रूप में पूरे क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देंगे? लवणीय तत्व दिखाई देंगे। इस प्रकार आपको वहाँ का जो एरिया है तो वो नमकीन परत जैसा दिखाई देगा। या उस भूमि की बात करेंगे तो वो सफ़ेद भूमि आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर जो लवणीय तत्व हैं वो किस प्रकार का लवणीय तत्व पाया जाता है? जिस प्रकार से हमने इसमें बात की थी, सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और वो सोडियम क्लोराइड लगभग 98% के आसपास से पाया जाता है। तो ये जो नमक है, इससे जब नमक का उत्पादन होगा वो किस प्रकार का होगा? खाने योग्य होगा। और यहाँ पर इस पचपदरा झील के अंतर्गत हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक जाति दिखाई देती है खलाल। खलाल जाति द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर है? पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत किस जनजाति के द्वारा? खलाल जाति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये डीडवाना और पचपदरा झील हमने देखी। पचपदरा झील राजस्थान के जो सुदूरवर्ती पश्चिमी जिला है बाड़मेर, वहाँ पर ये 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें जो खारे पानी का स्रोत है वो नित्यवाही नदियों के द्वारा है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में इसके आसपास के क्षेत्रों में भूमि पर क्या आ जाती हैं? नमकीन परत आ जाती हैं। और वो क्या हो जाती हैं? जल तो वाष्पीकृत हो जाता है और वो नमकीन परतें वहाँ पर जमी हुई नज़र आती हैं। इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड है वो 98% हैं। जो नमक बनता है वो खाने की योग्य बनता है। और नमक का उत्पादन या नमक उत्पादन का जो कार्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? पचपदरा झील में
खलाल जाति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक झील और है, लूणकरणसर। ये आपने काफ़ी बार सुनी होगी लूणकरणसर झील। देखिए ये भी एक प्रकार की खारे पानी की झील है, और लूणकरणसर झील है वो किस ज़िले में, बीकानेर ज़िले के अंतर्गत पाई जाती है। बीकानेर ज़िले का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। बीकानेर से हम बात करते हैं लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर क्षेत्र है, वहाँ पर ये झील हमें दिखाई देती है। और लूणकरणसर झील में भी क्या मिलते हैं, लवणीय तत्व हमें दिखाई देते हैं, और वो लवणीय तत्व बाद में परिवर्तित किया जाता है नमक के अंतर्गत। और यहाँ से जब जो नमक बनता है वो नमक काफ़ी अधिक मात्रा में नहीं बनता है, इसलिए कुछ मात्रा में बनता है। तो ये जो नमक है यहाँ के स्थानीय क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है। इस लूणकरणसर झील से जो नमक की उत्पत्ति होती है, उसकी जो खपत है, उस नमक की खपत वहाँ के स्थानीय क्षेत्रों में कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने सांबर झील, देखिए हमने कौन कौन सी खारे पानी की झीलें देखी। सांबर झील, दूसरी हमने बात की डीडवाना झील, तीसरी हमने बात की पंचभद्रा झील, चौथी हमने बात की लूणकरणसर झील। इसके अलावा भी कुछ झीलें हैं, जैसे फलोदी झील, उसके बाद में कावोद झील, फिर उसके बाद में रेवासा झील। ये सारी की सारी किस प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। हमने प्रमुख 4 का वर्णन किया है। अगर झीलों के अंतर्गत आता है कोई क्वेश्चन, तो 4 हम खारे पानी की झीलों की बात करेंगे, 4 या 5 हम मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे। अन्य जो झीलें हैं उनके हम नाम लिखेंगे। जैसे देखिए सांबर झील की बात की हमने, जयपुर, अजमेर और नागौर प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। डीडवाना झील की बात की हमने, नागौर का क्षेत्र था। पंचभद्रा झील की बात की हमने, बाड़मेर क्षेत्र था। लूणकरणसर की बात की हमने, बीकानेर क्षेत्र था। फलोदी की हम बात कर रहे हैं तो जोधपुर। कावोद की बात करेंगे जैसलमेर, और रेवासा की हम बात करेंगे तो सीकर। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र भी हमें याद होने चाहिए, कहाँ पर कौन सा क्षेत्र और कहाँ पर कौन सी झीलें पाई जाती हैं। अब देखिए हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलों। मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील की हम बात करेंगे
तो इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे राणा जयसिंह। जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? राणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? 1685 से 1691 के मध्य ये राणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। और कहाँ पर करवाया गया? देखिए, गोमती नदी है, उस नदी पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। और बांध बनाकर एक झील का निर्माण करवाया राणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के मध्य। उस झील का नाम क्या रखा? जयसमंद झील रखा। और यह जो झील है ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। और उदयपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित है जयसमंद झील। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, कितनी लंबाई में फैली हुई है? तो लंबाई की बात करते हैं तो लगभग लंबाई पाई जाती है 15 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कहीं अधिक नज़र आती हैं, कहीं ज़्यादा नज़र आती हैं। 2 से 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। टोटल एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, तो लगभग 55 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जयसमंद झील फैली हुई। प्राचीन समय की बात करेंगे तो प्राचीन समय में इस जयसमंद झील को एक अन्य नाम से जाना जाता था। वो अन्य नाम क्या है? ढेबर झील। कई बार पूछा जाता है ढेबर झील कौन सी है, या ढेबर झील का वर्णन कीजिए। तो आप सोचो कि सर ने करवाया नहीं, तो याद रखना ढेबर झील ही क्या है? जयसमंद झील है। और राजस्थान की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी मानी जाती है? जयसमंद झील मानी जाती है। और इसका पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है। पर्यटन की दृष्टि से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। कहाँ पर? जयसमंद झील में। और यह झील पर्यटन के साथ साथ में क्या है, इससे आसपास के क्षेत्रों में क्या होती हैं? सिंचाई भी की जाती हैं। किसके द्वारा? इस जयसमंद झील के द्वारा। तो मीठे पानी की झीलों में हमने एक चीज़ देख ली है, जयसमंद झील राणा जयसिंह ने निर्माण करवाया 1685 से 1691 के मध्य, और गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया। लंबाई 15 किलोमीटर, चौड़ाई 2 से 5 किलोमीटर। एरिया की बात करेंगे 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। और इसके विस्तार की बात करेंगे तो जो उदयपुर शहर है उसके दक्षिण पूर्व में 51 किलोमीटर दूर यह झील स्थित है। और यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्व है इसका। और पर्यटन के साथ साथ में इसके सिंचाई के लिए भी ये सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ झीलों की बात की। इसके बाद में शेष जो मीठे पानी की झीलें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।